हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। एस्टेट 2017 पीजीटी लेवल 3 फॉर लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम होता है। उसमें आज हम साइकोलॉजी के यानी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन थे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे एक ऑफिशियल आंसर की के साथ। लेवल 3 पीजीटी फॉर लेक्चरर एग्ज़ाम 2017 एस्टेट का, ठीक है। यानी पीजीटी लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो साइकोलॉजी का पार्ट था वो हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ आपके साथ लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने एस्टेट से संबंधित किसी भी वर्ष के लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 का कोई भी एग्ज़ाम या क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखना है या उसकी तैयारी करनी है तो इस यूट्यूब चैनल की एस्टेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको तमाम साइकोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के हर लेवल का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन विद ऑफिशियल आंसर की के साथ मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के एस्टेट का जो सीरीज़ है, एस्टेट का जो पार्ट है, एस्टेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भाग 1 पार्ट 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम के संदर्भ में स्टैंड का तात्पर्य क्या है। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है। यानी STAD स्टैंड का जो तात्पर्य वो क्या मीनिंग निकलता है यहाँ पे। तो इसमें जो सही जो आंसर है वो इसका हो जाएगा स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। तो ये इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान बच्चों में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन जो पहला हमारा जो रहेगा, यानी वस्तु स्थिरता की बात करें तो संवेदीगामक अवस्था है। ये जीन पियाजे की संवेगात्मक विकास की या जीन पियाजे की जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जीन पियाजे की संवेगात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, संवेदीगामक अवस्था, इसको इंद्रिय जनित कामिक अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वस्तु स्थिरता की बात की गई है, तो इसमें पहला जो आंसर है संवेदीगामक अवस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने देख लिया है या ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है। यानी किशोरावस्था का बालक ये महसूस करता है कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है, यानी उसके मन में ये बात हो जाती है कि तो सब लोगों ने मेरी ओर ध्यान दे लिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है, और वो उसके दिमाग में बात घर कर जाती है एक प्रकार से। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा काल्पनिक श्रोता या दर्शक का। यानी उसने कल्पना की है, सिर्फ किसी ने उसको कहा नहीं है कि उसने उस चीज़ को महसूस किया है या देखा है, सिर्फ वो काल्पनिक श्रोता है। यानी उसने कल्पना से ये बात सोची है और दर्शक बन गया, वो मिथ्या एक प्रकार से उसमें भ्रम हो गया, कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता। तो ये कथन इसमें सत्य नहीं है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा, यानी नकारात्मक पुनर्बलन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है। एक लड़का, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है। तो इसका ये किस प्रकार का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, पूर्व लोकसंगत नैतिकता का, लोक संगत नैतिकता का, उत्तर लोक संगत नैतिकता का। 1 और 3 दोनों सही है। तो इसमें सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, लोक संगत नैतिकता का, कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी का। अगला इसमें क्वेश्चन देखिए आप, कंडीशन के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, इसे क्या कहा जाता है। तो द्वितीयक पुनर्बलक इसको नाम दिया गया है, सेकेंडरी रेनफोर्स। अगला क्वेश्चन देखिए,
पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था बताई गई है? ये यानी 9-10 वर्ष से आगे की आयु तक पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। ये नैतिक विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे पियाजे, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है 9-10 वर्ष से आगे की जो अवस्था है, यानी मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था है, उस स्टेज की ये बात कर रहा है। 7 से 11 वर्ष का जो समय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो विद्यार्थियों ए एवं बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया गया। ए की IQ 60 पाई गई, जबकि बी की IQ 30 पाई गई, यानी बुद्धि लब्धि की बात कर रहे हैं। ए और या बी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव बात पूछिए इसमें। तो ए में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है, तो ये बात इसमें सही नहीं है, क्योंकि ए की IQ लेवल तो 60 पाई गई है, जबकि बी की IQ है वो 30 पाई गई है। और ये पूछा गया तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये इसमें बात पूछी गई है। तो ए में गंभीर बौद्धिक क्षमता नहीं, यानी जो सामान्य IQ होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है, लेकिन उसका 60 है, यानी वो सामान्य तो नहीं है, लेकिन ये गंभीर समस्या नहीं है उसके जो बुद्धि से संबंधित है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन फेन ब्रेनर के अनुसार बच्चे के मैक्रो सिस्टम यानी बृहत तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? तो इसमें विद्यालय ये ऑप्शन है वो नहीं आएगा, बाकी संस्कृति, नियम, कानून, मूल्य ये शामिल आ जाए। अगला क्वेश्चन है, आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा आपको देखकर ये व्यवहार सीख जाता है। यह उदाहरण है, यानी आप अपने माता पिता का रोजाना धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उससे प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं, तो ये एक प्रकार का व्यवहार है। जो व्यवहार आप अपने माता पिता से करते हैं वही व्यवहार बच्चा देख करके आपके साथ करता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये तो निरीक्षणात्मक अधिगम का। तो बच्चे ने निरीक्षण किया, इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया और वो उसको सीख गया ऑब्जर्वेशन के बाद में। अगला क्वेश्चन है, ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे या किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में अनुमान है कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे को कहा जाता है। अब देखिए, पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे, यह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में अनुमान लगाना कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे, यानी पहले से ही वो अनुमान लगा लेता है कि उसके सारे जो प्रयास है, जितनी बार वो कोशिश करेगा वो असफल हो जाएगा। ये सीखी हुई निस्सहायता है, यानी उसने पहले से ये मतलब अपने दिमाग में इस चीज़ को सीख लिया है, पूर्व अनुभव है उस चीज़ को, पहले ही बताया गया है। ये पूर्व अनुभव पर आधारित नियंत्रण से परे, यानी ये चीज़ उसकी एक प्रकार से आदत बन गई है कि वो अपने दिमाग में पहले से ही नेगेटिव जो छवि है बना लेता है कि उसको वो जो भी कोई काम करेगा उसमें वो प्रयास सफल नहीं रहेगा। तो ये उसका अनुभव हो चुका है और पूर्व में ये बात उसने भली भांति सीख रखी है, ये सीखा हुआ, उसका नियंत्रण से भी परे हो गई वो बात। तो ये सीखी हुई निस्सहायता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई है किसके द्वारा? JB वॉटसन के द्वारा। व्यवहारवादी प्रमुख का बात याद रखना। एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? ये सजा या दंड है। अभी पीड़ादायक उद्दीपक है, नकारात्मक पुनर्बलन भी है एक प्रकार से, लेकिन सजा और दंड, पुरस्कार, शेपिंग ये नहीं है, लेकिन ये पुनर्बलन, नेगेटिव पुनर्बलन नहीं कह सकते इसको, सॉरी, क्योंकि पीड़ादायक उद्दीपक है, इसमें मतलब एक प्रकार से उसको दंड या सजा का प्रावधान इसमें लगता है। ये तो उद्दीपक तो है लेकिन नेगेटिव है, और साथ में ये सजा का जो प्रावधान इसमें दिया गया है वो अलग है। एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत के पीछे जो अभिप्रेरणा है वह बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि उसके विद्यार्थी की जो प्रथम आने के पीछे है वो कोई मोटिवेशन किस प्रकार का है, वो मेहनत करता है कड़ी। तो इसको ये नहीं है, कई बार ये होता है कि आंतरिक प्रेरणा का मतलब यहाँ से लेते हैं कि उसको उसके पीछे कुछ प्राइज रखा हो, किसी वस्तु के कारण उसको मोटिवेशन मिला हो,
ऐसा कुछ इसमें कहा नहीं गया है। तो ये कहता है कि कड़ी मेहनत करता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो ये बाह्य प्रेरणा के अंदर में बात आएगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से किसी और संकेत नहीं किया गया है। वह फेज जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, बुद्धि का, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है? ये स्पीरमैन ने दिया है भाई। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीरमैन की देन है। और इससे संबंधित कुछ अलग मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो बुद्धि का जो इकाई सिद्धांत है वो जॉनसन या स्टर्न ने दिया है। बुद्धि का इकाई सिद्धांत है वो किसने दिया है? जॉनसन या स्टर्न ने। तो ये जॉनसन ने दिया है या स्टर्न भी है नाम इसमें साथ में। इसके बाद द्विकारक सिद्धांत की अगर बात करें तो स्पीरमैन का है। द्विकारक सिद्धांत इसके हैं सामान्य कारक और विशेष कारक, दो इसको बताया गया। स्पीरमैन ने कहा है कि बुद्धि के सामान्य कारक और विशेष कारक दोनों प्रकार के फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं। इसके बाद में समूह कारक सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। थॉमसन या टॉमसन नाम भी कई बार आता है। और बहुकारक सिद्धांत वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, तो ये इससे जुड़े हुए कुछ अलग क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है कथन, पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूं, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सटीक व्याख्या है। ये प्रीमेक सिद्धांत की सटीक व्याख्या, प्रीमेक ने सिद्धांत दिया था उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, पठन अक्षमता के लिए प्रयोग की जाने वाली शब्द है। तो डिसलेक्सिया है। पठन विकार से संबंधित जो शब्द है वो डिसलेक्सिया है। और डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लेखन विकार, यानी लिखाई में या लिखने संबंधी जो दोष है उसको डिस्ग्राफिया कहा गया है। डिसकैलकुलिया होता है गणित विकार या गणित संबंधी जो दोष है, विकार है, समन्वय है, वो होता है डिसकैलकुलिया। देखिए उसको डिसकैलकुलेटर से समझ लीजिए। कैलकुलेटर का मतलब काउंटिंग, वो गणना करना, कैलकुलेट करना, गणित संबंधित है। और ग्राफ का मतलब लेखन से समझ सकते हो आप, डिस्ग्राफिया। और एक इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है डिस्प्रेक्सिया। ये एक दिमागी समन्वय करने में कठिनाई महसूस करने की एक प्रकार से प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम दिमागी रूप से समन्वय बिठाने में, सामंजस्य बिठाने में, तालमेल करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये डिस्प्रेक्सिया नाम की बीमारी होती है। और डिसलेक्सिया होता है वो पठन अक्षमता से। ठीक है, तो ये वैसे काफ़ी होते हैं। इसमें डिसकैलकुलिया आपका गणित विकार हो गया, डिसग्राफिया हो गया, लेखन विकार हो गया, डायस्लेक्सिया पठन विकार हो गया, डिस्थीमिया भी होती है अभी एक, डिस्थीमिया किसी घटना की वजह से मानसिक विकार या चिंता आ जाना। डिस्थीमिया किसी घटना की वजह से मानसिक विकार या चिंता। डिसगैसिया होता है स्वाद विकार, खाद्य पदार्थों से संबंधित जो स्वाद होता है, जो रस हम महसूस करते हैं खाने से पीने की वजह वस्तुओं में, स्वाद विकार। डिसकाकाजिया होता है एक, डिसकाकाजिया ये होता है शोर संबंधी विकार। डिसकाकाजिया क्या होता है? शोर संबंधी विकार। एक होता है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया क्या होता है? लंबी या एक बीमारी के पश्चात शरीर के में अवांछित तनाव, यानी जब व्यक्ति कोई लंबे समय तक बीमार हो जाता है फिर उसके शरीर में जो एक प्रकार से तनाव महसूस करता है, वो प्रकार का जो रोग है वो डिसआर्थरिया में होता है। एक होता है डिस्कंसिया। डिस्कंसिया डिस्कंसिया होता है अवांछित शारीरिक गति या हरकतें, यानी कई बार व्यक्ति बहुत ही जैसे बात करते करते उसकी जो आंखें हैं, दाईं या बाईं आंख वो दबा देता है, ये मतलब उसकी अवांछनीय हरकत है। आंखों का इशारा, भौहें ऊपर नीचे होना, मतलब वो न चाहते हुए भी इस तरह की हरकतें करता है, यानी अवांछनीय है, वो उसकी वांछित हरकतें नहीं है वो, ये एक प्रकार से शारीरिक अवांछित गति में आता है डिस्कंसिया। तो ये इस पर काफ़ी सारी जो बातें थी इसके बारे में। आगे है, वे नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है कहलाते हैं। ये होता है प्राग्मेटिक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, प्राग्मेटिक्स। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जाता है। किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को क्या कहा जाता है? मेटा संज्ञान इसमें ऑप्शन दिया गया है, मेटा संज्ञान। अगला देखिए, एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्बलन प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरह से सीख न लिया जाए कहलाता है शेपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? शेपिंग। अगला देखिए, लैंगिक स्थायित्व के विकास का प्रथम चरण है। लैंगिक
संसूचन, लैंगिक संसूचन। अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थिति में उपयोग करना कहा जा सकता है। एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? उच्च पथ स्थानांतरण, यानी हाई रोड ट्रांसफर इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति के आंकलन के लिए एक साप्ताहिक क्विज आरंभ किया है। आप पुनर्वलन के किस शेड्यूल का उपयोग कर रहे हैं? स्तर, अंतराल। ये कहता है यहाँ पे साप्ताहिक क्विज का, यानी एक फिक्स्ड इंटरवल रखा है, फिक्स हर सप्ताह के बाद में ये जो क्विज है वो आरंभ होती है, एक फिक्स इसको कहा जाता है। तो स्तर अंतराल हो गया एक, ठीक है। एक निश्चित गैप के बाद आपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्विज रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है सबलीनता के लिए, संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए, उपरोक्त ए और दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि PECS शिक्षण विधि होती कौन सी है, तो ये होती है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम एक शिक्षण विधि होती है जिसमें बच्चों को सामने जो पिक्चर है वो एक्सचेंज की जाती है और उसके बाद उनमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका अप्रोच वो लागू किया जाता है। तो ये संलग्नता के लिए और संप्रेषण में जो बच्चे अक्षम होते हैं, कमज़ोर होते हैं या अपना प्रभाव नहीं कर पाते या सही ढंग से संप्रेषण करने में सक्षम बच्चे नहीं हैं, उन बच्चों के लिए ये विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें मतलब दोनों ही आ जाएंगे, यानी ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है अनुकूलन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का अव्यय नहीं है? तो पारस्परिक शिक्षण का अव्यय इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, ये आ जाएगा भाई। प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, पूर्वानुमान करना, ये पारस्परिक शिक्षण का अव्यय इनमें से कोई नहीं है। अगला देखिए, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नलिखित या निम्नांकित चरण की विशेषता है। क्रम निर्धारण ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी। जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के समय में इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है। इसमें क्रम निर्धारण यानी किसी भी संख्या का क्रम है, जैसे किसी वस्तु का क्रम है, कोई भी प्रकार का जो क्रम निर्धारण है वो करने में बच्चा उसकी योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? सैमुअल किर्क। कौन है भाई? सैमुअल किर्क। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सैमुअल किर्क ने। लास्ट क्वेश्चन है, यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं। यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया जाता है किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। यानी ये जो सोच है वो वाइगोत्स्की की है कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, तो वाइगोत्स्की के द्वारा ये बात कही गई है। तो ये थे आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो वर्ष 2017 में PGT लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पार्ट था वो था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।